Hello everyone, I Yasir Loto welcome all of you to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy. कल हमने एलिमेंट्री अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 1 देखा था, जहां पे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री अलजेब्रा क्या होता है और एलिमेंट्री अलजेब्रा के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मूलेशन ऑफ एन इक्वेशन। मैंने आपसे ये कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले टॉपिक्स के लिए, इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूलेशन ऑफ एन इक्वेशन पढ़ाया था। ये आपको एवरेज में भी लगेगा ज़रूरत, ये आपको ये इसको क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क में भी आपको ये ज़रूरत लगेगी। ये हर एक टॉपिक में आपको ज़रूरत लगेगा एप्टीट्यूड में। इसीलिए हम इस इक्वेशन इस मैंने इस लेक्चर नंबर 1 को फाउंडेशन क्लास बोला था, यानी कि ये हार्ट ऑफ द एप्टीट्यूड है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको मेथड एक सिखाया था, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दी थी जहां से मैंने आपको सिखाया था कि एलिमिनेशन मेथड्स कैसे हम यूज करते हैं, और मैंने ढेर सारे बेसिक्स क्वेश्चंस उठाए थे क्लास 7 से क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से, और मैंने आपको वो भी पढ़ाया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेक्चर नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका नाम है, और इसके साथ साथ मैं पढ़ाऊंगा आपको जो मैंने रिमेनिंग टॉपिक यहाँ पे छोड़ा था। जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1 ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा नहीं देखा है, वो प्लीज एलिमेंट्री अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 1 देखे और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे, हमने कल बात की थी कंसिस्टेंसी ऑफ टू इक्वेशंस की। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं कि इस कंसिस्टेंसी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है। देखिए, फॉर एनी टू इक्वेशन इन द फॉर्म, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन है, यानी कि a1x b1y और c1, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो है a1, और यहाँ पे जो b का कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट है वो है b1, और यह सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a2, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है b2, और c1 और c2 है कांस्टेंट्स। ठीक है। आज हम देखेंगे कि अगर ये a1 और a2 बराबर नहीं होंगे b1 बाई b2 के साथ, या अगर a1 बाई a2 बराबर होंगे, या अगर a1 बाई a2 यहाँ पे बराबर होंगे और c1 बाई c2 के साथ बराबर नहीं होंगे, तो क्या क्या चीज होंगे। इन्हीं चीजों को मैंने नाम दिया है कंडीशंस। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वाली कंडीशन की। इफ a1 बाई a2, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, अगर a1 बाई a2 होगा, नहीं होगा बराबर किसके साथ, b1 बाई b2 के साथ, द इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन होगी ना, मतलब जो पहले इस इक्वेशन होती होगी इसमें इस तरीके की, वो इक्वेशन क्या होगी, वो एक होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या मतलब है इस चीज का कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो एक कंसिस्टेंट होगा। आइए समझते हैं इस चीज को इस ग्राफ पे। मैंने आपके लिए ये ग्राफ बनाया है यहाँ पे, आप जरा इस पे गौर कीजिए। देखिए, मैंने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया है इस पे, और वहां पे मैंने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया किससे, a1x प्लस b1y प्लस c को इस वाली लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया। देखिए, अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो मेरा ये वाली लाइन है a1x वाली लाइन है,
और दूसरी लाइन है, ठीक है, a2x वाली। जब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है। जितनी बार ये इंटरसेक्ट करता है इसको, उसके उतनी बार उतने सोल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये इंटरसेक्ट कर दे, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 बार, तो इसके सोल्यूशन 2 होते हैं। क्योंकि ये एक ही बार इसको इंटरसेक्ट करता है, जहां पे मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए इसका सोल्यूशन यूनिक है और इसीलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि if both the lines intersect at a point, if both the lines intersect at the point, then there exists a unique solution to the pair of linear equations। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, आज मैं कंडीशंस बता रहा हूँ। In such case, the pair of the linear equation is said to be consistent। अगर ऐसा कोई केस होगा तब हम इसको बोलते हैं consistent। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे दूसरे कंडीशंस की, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो a1/a2 है, ठीक है, वो बराबर होता है b1/b2 में, और वो बराबर होता है c1/c2 के। ये इक्वेशन है ना, ये डिपेंडेंट है, और देयर विल बी एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन एज बोथ द इक्वेशंस आर द सेम। कैसे? आइए इस चीज को भी हम ग्राफ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं इस चीज से। देखिए, मैंने बताया कि अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, दो लाइनर्स इंटरसेक्ट होंगे, दो लाइनर्स, तब एक सॉल्यूशन होगा। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तब कितनी बार ये दूसरे लाइन के साथ क्या इंटरसेक्ट हुआ होगा। मेरा ये मानना है, अगर आप भी गौर कीजिए, अगर आप भी गौर करोगे इस बात का, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये दूसरी लाइन है, ये इसके ऊपर ही चढ़ेगी, मतलब ये कोलिनियर लाइन होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये इसको इनफाइनाइट टाइमर्स, इसको ये क्या बना रहा है, ये इसको इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 इसको कोइंसाइड कर रहा है a2x प्लस b2y प्लस c के साथ। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर हैं। क्योंकि जब आप लिखोगे a1x, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सोल्यूशन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मेरे पास है 5x प्लस 2y प्लस 3। दूसरी इक्वेशन है 10x प्लस 4y प्लस 6। देखिए, जब मैं इसको लिखता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5/10 बराबर है 2/4 के, और वो बराबर है 3/6 के। कैसे? देखिए, 5 1 जार 5 2 जार, 2 1 जार 2 2 जार, 3 1 जार 3 2 जार, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसीलिए ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, infinite solution said to be infinite points। In such case, the pair of linear equations is said as dependent and consistent। ठीक है, अब हम केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3 बोल रहा है कि अगर a1/a2 होगा बराबर b1/b2 के, और वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के। आइए अब इस चीज को भी हम ग्राफ पे समझते हैं। देखिए, अब ये बोल रहा है कि वो इक्वेशन है, वो जो इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए, सोल्यूशन कब नहीं होगा? जब कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देयरफॉर ये जो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, ये आपस में या तो पैरेलल रन करेगी या तो एंटी पैरेलल रन करेगी, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जब कभी मीट ही नहीं करेगी, मतलब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि algebraically for a such case a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, and the pair of linear equation in two variables is said to be inconsistent, जो मैंने आपको अभी ग्राफ पे बताया था। अब ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि आप बताइए जरा
के का वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन में अगर इसका सोल्यूशन यूनिक होना चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं हमने यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या पढ़ा था, अभी हमने यूनिक सोल्यूशन के लिए पढ़ा था कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लिखेंगे a1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 2, a2 के बदले क्या लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ 3, ये कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, जो 3 है। अब ये बराबर अगर होते तो फिर हम क्या लिखते, 3 और नीचे क्या लिखते, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ y है ना यहाँ पे, फिर लिखते नीचे ये, लेकिन ये बराबर नहीं है, हम बोलेंगे इसको कि 2k, यानी कि मैं इसको यहाँ पे देता हूँ मल्टीप्लाई, इज नॉट इक्वल टू 9, यानी कि k का जो सोल्यूशन होगा वो कभी भी 9/2 नहीं होना चाहिए अगर इसको एक यूनिक सोल्यूशन बनना है। ठीक है, अगर हम k को 9/2 लिखेंगे तब ये इक्वेशन एक कंसिस्टेंट होगा और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। यही एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पे लिखा होता है k इज इक्वल टू 9/2, या ए पार्ट, बी पार्ट होता है k इज इक्वल टू 2/9, k इज इक्वल टू 5/2, k इज इक्वल टू 2/5। ऑप्शन कौन होता है, जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा वो इस क्वेश्चन को वहां पे आराम से करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन तो हमने सारा खत्म किया, अब हम किस चीज की बात करेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखिए मैंने आपको कल जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था मैंने आपको वहीं पे बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लेट मी गेट द स्पेस। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो वेरिएबल है यहाँ पे x, इसका हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो हमेशा 2 होना चाहिए। उसी को अगर हम देखेंगे तो इसका जो इस फॉर्म के इस शेप के फॉर्म में अगर होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जहां पे अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन इज अप्लाइड, ठीक है, जहां पे ए बी और सी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए और ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात आप याद रख लेना, ये दोनों में अप्लाई होता है। अब अगर हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जरा आप कोई एग्जांपल लीजिए सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए मैं ए की जगह लिखता हूँ 5x² प्लस 4x प्लस 20। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब हम इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हमने कल भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया था जिसका मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में देखेंगे उस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि मैंने आपको कल जब बताया था कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस यहाँ पे जो x है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वही बोल रहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, रूट्स एक फैंसी नाम है जो मैंने आपको कल भी बताया था इस सॉल्यूशन को बताने के लिए। एक चीज है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसको हमें सिर्फ याद रखना है। ठीक है, इसको हमें सिर्फ याद रखना है, क्या इक्वेशन है ये है x इज इक्वल टू माइनस बी, याद रखना माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या मतलब ये जो इक्वेशन है ना ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, इस चीज से हम निकाल सकते हैं सारे रूट्स। हमारे पास दूसरा तरीका है वो है सुपरलेटिव ऑफ मिडिल टर्म, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे ये जो हमने लिखा है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ये क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिखा है प्लस माइनस, यानी कि एक बार होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जिसको हम अल्फा के बराबर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद रख लेना। ठीक है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि दूसरा रूट जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार मैंने प्लस लिया दूसरी बार मैं क्या लूंगा माइनस, माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसको हम लेंगे किसके बराबर, बीटा के बराबर। ये आप याद रख लेना।
फिर हम बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का सम करेंगे x इज इक्वल टू, वो हमें देता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए। एग्जाम में इन इन तीनों चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। जेके एसएसबी एसएससी और सी सेट पेपर्स में इसी पे क्वेश्चन आता है। अगर पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, इसीलिए मैंने इसको अपनी प्रेजेंटेशन में यहाँ पे रखा है ताकि आपको समझ आए सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम इस अल्फा और इस बीटा का प्रोडक्ट देखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वो क्या होता है वो हमने निकाला है। अब मैं मत मैथ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको इन चीजों का फॉर्मूला निकालूंगा, मैं एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना है। तो वो प्रोडक्ट होता है बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। अब ये सी क्या है और ये बी क्या है। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरी एक कोई इक्वेशन है, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ ए और ये मैं लिखता हूँ बी और ये मैं लिखता हूँ सी। मान लो अब इसने मुझे पूछा है कि बताइए आप सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का क्या होगा। मैं बताऊंगा माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 35 डिवाइडेड बाई ए। ए क्या है, ए वहां पे 1 है, लिखूंगा मैं। यानी कि इस चीज का अगर अगर हम देखेंगे कि रूट्स का जो सम है वो होना चाहिए मुझे क्या, 35 के बराबर। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की बात करेगा तब मैं क्या बोलूंगा, सी बाई ए, यानी कि 124 डिवाइडेड बाई ए। मेरी बात समझ आ रही है आपको। अगर इसने मुझे पूछा होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मैं बताता इसको सी बाई ए, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा। और अगर इसने मुझे पूछा होता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मैं इसको बताता कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि 35। आपको बात समझ आई कि सम क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है। ये चीज आप याद रख लेना, क्योंकि हम इसके ऊपर फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हम देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा आपके मन में या आपके जहन में, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 35 प्लस 124। ठीक है, ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, ये बराबर है जीरो के, ये जीरो के बराबर है। अब अगर मुझे इसका मिडिल टर्म देखना है ना, कि मैं देखूंगा पहले 124, यानी कि जो ये सी है ना और जो यहाँ पे ए है, इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट देखूंगा ना, मैं देखूंगा कि वो क्या मिलता है। यहाँ पे 1 है, यानी कि मैं 124 इंटू 1 करूंगा पहले। ठीक है, मैंने देखा ना इन चीज का प्रोडक्ट, तो वो 124 ही आया। अगर यहाँ पे 2 होता तो वो आता 248। ठीक है, वो आता 248 अगर x के सामने 2 होता। ठीक है, और जब मुझे अब इस कंडीशन में 124 आया, अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, फैक्टराइज 2 6 आर 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, यानी कि 31 और 2 इंटू 2 इसके रूट्स है। देखिए अब क्या क्या है, एक तो 31 है और दूसरा 2 है और तीसरा भी 2 है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोल रहा है कि इस मिडिल टर्म को आप ऐसे स्प्लिट कीजिए कि ये -35 आना चाहिए इन रूट्स से, और इसका प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए +134 के बराबर। देखिए अगर मैं अब देखूंगा यहाँ पे, एक तो मेरे पास 31 है और मुझे पता है अगर मैं इसको प्लस करूंगा, मैं +2 और +2 यानी कि +4 करूंगा। ठीक है, तो ये आता 35। लेकिन इसने इसने मेरे से क्या पूछा है, इसने मेरे से पूछा है कि वो आना चाहिए -35। यानी कि मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा -31 -4। जब मैं लिखूंगा ना -31 -4, तब मुझे आएगा -35। साथ ही साथ में मैं इस चीज को मद्देनजर रखूंगा कि 124 का ये प्रोडक्ट होना चाहिए 31 इंटू 4। इसीलिए मैं जब लिखता हूँ -31 इंटू माइनस क्या, -31 इंटू
4 क्या देता है मुझे, देखिए 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, यानी कि प्लस 124। अब अगर मुझे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा अब मैं 31x, ठीक है, माइनस 4x प्लस 124 इज इक्वल टू 0। मैंने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, अब मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। देखिए अब मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लूंगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन लूंगा, यानी कि मैंने x लिया कॉमन और x यहाँ पे बचता है, और मैंने 31 यहाँ पे 31 से x लिया था, ठीक है, माइनस क्या आएगा मुझे, अब मुझे यहाँ पे सिमिलर टर्म मिलनी चाहिए, यानी कि x माइनस 31। देखिए अब मैं माइनस अगर बाहर निकालूंगा -4 निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा x, यानी कि सेम यहाँ पे अगर मैं 4 निकालता बाहर तो यहाँ पे -x बचता, इसलिए मैंने -4 निकाला ताकि मुझे सेम टर्म आनी चाहिए इसके बराबर जैसी, ठीक है। और आप देखोगे भी कि यहाँ पे सेम टर्म आपको बराबर यहीं पे मिलेगी। -4 मैंने निकाला तो यहाँ पे बचेगा x इस शेप की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या बचता, अगर मैंने -4 निकाला तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस क्या आएगा -31, क्योंकि 4 इंटू -31 अभी हमने देखा 124 आता है। अब दो टर्म अब हम फिर से इनमें कॉमन निकालेंगे तो वो निकलेगा x-31 एक इनमें से, ठीक है, और x-4 इज इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि तभी ये 0 होगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम x माइनस, अब मैं देखूंगा इफ x माइनस 31 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ x माइनस 31 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x विल बी 31, यानी कि उस टाइम x का वैल्यू 31 होगा। और अब अगर x का अब x माइनस 4 होगा 0 के बराबर, तब क्या होगा, x होगा 4 के बराबर, यानी कि तब x अगर अगर मैं अब इस इक्वेशन पे वापस आ जाऊं, अगर ये होल इक्वेशन 0 के बराबर है, ये कब होगा, या तो तब होगा ये 0 जब x 4 के बराबर होगा, यानी कि 4 माइनस 4 होगा 0, फिर यहाँ पे कुछ भी होता तो प्रोडक्ट ऑफ वन थिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ भी होगा लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है जहाँ पे मैंने x लिखा है उसको अगर मैं 31 रखूं तो वो भी 0 ही बनता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत ही आसान है, आप ये खुद भी कर सकते हो। आप बहुत सारे क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, ठीक है। अब अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे अगर हमने अब ये रूट्स निकाले हैं, अगर हम अब रूट्स निकालने में कामयाब हो गए तो हम देखेंगे कि नेचर क्या होता है इन रूट्स का, नेचर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। देखिए फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पे ए और बी और सी रियल नंबर होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया था, और ए कभी नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है, ये हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अब अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ इस चीज से। देखिए फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने जो अभी ये पढ़ा where a b c are real numbers and a is not even, d is equal to b square minus 4ac, ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग, ये यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है बराबर किसके, डिस्क्रिमिनेंट के। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो बताता है कि इसके कितने रूट्स हैं, ठीक है। मतलब अभी हमने देखा उस ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 2 रूट्स थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये इनका नेचर क्या होता है, वो हमें बोलता है डिस्क्रिमिनेंट। यही बाद में हमें बोलता है अगर ये डी 0 के बराबर, वो खैर वो बाद की बात है, वो हम उसी टाइम देखेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट, द डिस्क्रिमिनेंट इज द एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वही होता है। द डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और एक ग्रीक लेटर डी, हम या तो डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये d जो है ना, यही बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब बोलता है कि अगर ये d स्क्वायर, ये अगर ये d 0 के बड़ा होगा, अगर ये 0 से बड़ा होगा,
d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आपको d का वैल्यू 5 आया, यानी कि आपने अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपको जो ये अगर आपका इसका वैल्यू 0 से बड़ा आया तो रूट्स हमेशा रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में पढ़ाया था रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमने सारा नंबर सिस्टम वहाँ पे क्लियर किया था। जिनको ये चीज़ें पता नहीं है वो नंबर सिस्टम मेरा प्लेलिस्ट है वो अटेंड कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कीजिए। तो तब रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब अगर डी 0 के बराबर होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें कंप्लीटली 0 के बराबर आया, तब रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। क्वेश्चन आते हैं जेके एसएसबी में कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल एंड अनइक्वल कॉमा रैशनल इरेशनल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आता है। और ये वाले क्वेश्चन सीधे ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरी कंडीशन की कि अगर डी स्क्वायर ये अगर डी आएगा 0 ये 0 के लेस मतलब कि -1 -2 तब रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स और तब उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। यही मैंने अपने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था जब मैंने इमेजिनरी नंबर्स पढ़ाए थे, जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाया था कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और रूट्स जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं कि जब हम बोलते हैं कि इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि रूट्स है वो इमेजिनरी है, इसीलिए मेरे सारे लेक्चर्स कनेक्टेड होते हैं। अब अगर यहाँ पे डी इज ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे उसमें भी दो केसेस होते हैं। अगर डी स्क्वायर होगा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 4 होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ना या 2 का, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या होगा, मतलब डी 3 आएगा, ठीक है। तब क्या होगा, रूट्स अगर स्क्वायर परफेक्ट होगा तब रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होगा, और अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तब रूट्स क्या आएंगे, इर्रेशनल, ठीक है, और अनइक्वल। मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में इरेशनल भी क्या होते हैं और रैशनल भी क्या होते हैं। गो थ्रू दीज लेक्चर्स एंड यू विल गेट टू नो दैट। अब हम बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या है। जब नेचर की बात आएगी ना, नेचर की बात हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, या ये ग्रेटर देन 0 होगा या ये लेस देन 0 होगा या ये इज इक्वल टू 0 होगा। हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। इसमें देखिए बी क्या है, बी है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या है 15, ए है 3, ठीक है, ए है -3 और ये क्या है -15/4, -15/4। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 4 स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12 यानी कि +12, ठीक है, +12 इंटू -15/4, 4 4 जा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 प्लस 4 1 जा 4 3 जा माइनस, यानी कि अब यहाँ पे माइनस आएगा -45। 16 इंटू 3 कितना आता है 48 और माइनस का माइनस हो जाएगा 45, यानी कि अगर 3 आया यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, डियर फोर इट इज नेचर विल बी क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। और अब अगर ये इसने पूछा होता कि अब इनमें भी क्या रूट्स रैशनल है या अनइक्वल है या क्या रूट्स इरेशनल है या अनइक्वल है, ठीक है, तब हम बात करते हैं कि अगर अब ये परफेक्ट स्क्वायर होता तब होता ये क्या रैशनल, और अब अगर ये अब अगर ये ऑड नंबर होता यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तब ये होता इरेशनल और अनइक्वल। यानी कि अगर ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लेवल थोड़ी सी हाई होती तब उसने इन दोनों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ डाला होता, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लेवल लो होती तब उन्होंने इन तीनों में ऑप्शन डाला होता। आपको समझ आया ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये शेप दिखाया एक क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इस चीज पे। अब हम दूसरी
अब हम दूसरा चीज देखेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। लेट मी गेट द स्पेस फर्स्ट। एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखिए, अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा अलजेब्रिक फार्मूलाज। कुछ ही फार्मूलाज है, चार पांच, जो मैक्सिमम आते हैं, इसीलिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूलाज दिए हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इस चीज को नोट कीजिए। देखिए, कहने का मतलब यह है मेरा कि मुझे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि इसने मुझसे पूछा है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, यानी कि मैं ए की जगह अल्फा लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर और प्लस, मुझे लग रहा है कि ये मुझे इसी में से आएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मेरे पास होता, वो होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे इसने ये वाला टर्म पूछा है, अब अगर इसने मुझे ये वाला टर्म पूछा है तो मैं लिखूंगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने इक्वेशन बनाई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, ट्वाइस अल्फा बीटा। अब हम देखेंगे, हमने अभी पढ़ा था अल्फा किसके बराबर होता है। अगर आपको याद होगा, मैं आपको दिखाऊंगा हमने कहाँ पे पढ़ा था। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो अल्फा होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है बराबर माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट इनका होता है वो होता है सी बाई ए। मैंने आपको बताया था ना अभी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा प्लस बीटा होते हैं दो रूट्स, और अगर अल्फा अल्फा और बीटा होते हैं दो रूट्स, और अल्फा और बीटा होते हैं रूट्स का सम। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अल्फा एक रूट होता है, बीटा दूसरा रूट होता है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो होता है बराबर सी बाई ए, और ये होता है बराबर माइनस बी बाई ए। वैसे ही अब इसने मुझे क्या पूछा है यहाँ पे, इसे मुझे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर। मुझे इक्वेशन में क्या आया, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट भी आया ना, यानी कि अल्फा बीटा किसके बराबर है, यानी कि वो बराबर है सी बाई ए, ठीक है। ये फिलहाल के लिए हमें पता है, ये होना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला ताकि आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सको। अब माइनस बी क्या है, इसमें माइनस बी है ना, यहाँ पे ये -4, यानी कि माइनस ऑफ -4 बाई ए, ठीक है। ए क्या है, ए यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि 1 क्यों है, क्योंकि एक्स के साथ 1 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा क्या है सी बाई ए, यानी कि सी क्या है यहाँ पे 7 इंटू ए क्या है 1, ठीक है। अब मुझे समझ आया कि अल्फा बीटा इसके बराबर है और अल्फा प्लस बीटा +4 के बराबर है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया मुझे, 4 के बराबर, ठीक है। मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, ट्वाइस अल्फा बीटा किसके बराबर मुझे आया, 7 के, 2 इंटू 7, यानी कि 16 माइनस 7 2 जार 14 इज इक्वल टू 2, इसका आएगा आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आएगा 2। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन और होते हैं, यहाँ पे 3 भी होता है, यहाँ पे 5 भी होता, और यहाँ पे 6 भी होता। तो हमें ऑप्शन क्या आया, 2, 2 इज द आंसर। यही है, यही फॉर्म है, यही क्वेश्चन, यही फॉर्म है जब आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। आपको यही देखना है, और हर चीज का जो छुपा हुआ वैल्यू होगा वो आपको इन इक्वेशन में मिलेगा, कहीं पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, कहीं पे आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आपको उस टाइम इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब किसके बराबर होता है,
अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आप लिखते उस टाइम अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, एसएससी में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे मैं इख्तिताम करता हूँ। ठीक है, कल हम देखेंगे इस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं सी सेट में और एसएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम कल करेंगे। कल मेरा सेशन होगा, इसी टाइम हम मिलेंगे और उसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। और मेरी जो यूट्यूब चैनल है कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को भरपूर प्यार दीजिए ताकि हम हम आने वाले टाइम में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। और हमारी दूसरी लेक्चर सीरीज भी चल रही है, जियोग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, पॉलिटी की हमने ख़त्म की है, आप ज़रा वो भी देखिएगा। साथ ही साथ में हमने हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी पे एमसीक्यू सेशंस दिए हैं, उनमें हम एमसीक्यू डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी एक क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू आते हैं, फिर हम चारों एमसीक्यू डिटेल्ड में स्टडी करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है यहाँ पे। वहाँ पे रूप रहमान साहब पढ़ाते हैं, आप वो वीडियो लेक्चर्स भी देखिएगा ज़रूर। और मेरा जो इससे पहले वाला नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट है वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको उससे एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलिए फिर, धन्यवाद, बैठिए आप अच्छे से, थैंक यू।